नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने एसआई कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और इसको हम कैसे काउंट करते हैं, कैसे निकाला जाता है। तो इसकी चर्चा थोड़ी बहुत मैंने सीआई में कर दिया था जब हम कंपैरिजन कर रहे थे सीआई और एसआई के बीच में, लेकिन हम यहाँ पे इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ समझाया था कि सीआई क्या होता है। देखो, एसआई में क्या होता था, अगर हमारा मान लेते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके वहाँ पे समझाया था कि 100 रुपया लेते हैं और बोल दिया जाए कि इस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और यह एसआई में हो, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या मेंशन नहीं होता कि एसआई पे या सीआई पे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि सीआई पे लग रहा है या एसआई पे, तो आप आज उसको हमेशा एसआई कंसीडर करके क्वेश्चन करना है, ठीक है। और जब कभी भी वह चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई पर होगा तो वह क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा। तो मैंने समझाया कि अगर आपको एक साल के लिए ब्याज इस पर कितना होगा, आपने कहा 10 रुपया, दूसरे साल के लिए 10 रुपया, तीसरे साल के लिए 10 रुपया। यानी मैंने वहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो एसआई में होता है, सिंपल इंटरेस्ट में होता है, यूनिफॉर्म रेट सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब चक्रवृद्धि के ब्याज की बात करोगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे, तो क्या होता है कि अब इस पे जो हमको इंटरेस्ट मिलता है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे एसआई में हमने कहा कि 10 रुपया ब्याज होगा एक साल के लिए, दूसरे साल के लिए 10 होगा, तीसरे साल के लिए 10 होगा। लेकिन जब यही चीज़ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा तो इस 10 रुपये पे भी ब्याज लगेगा, फिर इस 10 रुपये में लगेगा, और ठीक है, इस 10 रुपये पे, यानी जो ब्याज पे भी ब्याज लगने लगे वही हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इसको देखो इस तरह समझो, अगर हम ये 100 रुपया हमारा मान लेते हैं प्रिंसिपल है, ठीक है। ये 100 रुपया हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम हम 3 साल के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे अगर ये हमारा मान लेते हैं सीआई 3 साल के लिए, पहले साल सीआई कितना होगा, दूसरे साल कितना सीआई होगा, और तीसरे साल 3 सालों का अगर हम सीआई निकालें, ठीक है। तीन सालों को अगर हमको सीआई निकालना हो, देखो अगर हम कहें पहले साल का, ठीक है, तो पहले साल का आप सभी को पता होगा कि पहले साल का जो सीआई होता है वही एसआई के बराबर होता है। यानी पहले साल में, यह भी हम बता चुके हैं आपको, एसआई और सीआई सेम होगा फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो 10% के हिसाब से पहले साल कितना सीआई लगेगा, आप कहोगे 10 रुपया। अगर हम दूसरे साल सीआई निकालते तो एसआई निकालते, कहते तब भी 10 रुपया होता, और तीसरे साल अगर हम कहते तब भी कहते कि आप 10 रुपया होगा। लेकिन देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि सीआई के केस, एसआई के केस में सब में 10-10-10 लगता है, यानी तीनों साल। अगर हमसे पूछा जाए एक साल में कितना एसआई जनरेट हुआ, आप कहते 10 रुपया, दूसरे साल में कितना जनरेट हुआ 10 रुपया, तीसरे साल में कितना जनरेट हुआ 10 रुपया। यानी आपसे पूछा जाए कि 2 साल में कितना जनरेट हुआ, तो कहोगे 10-10-20। 3 साल में कितना जनरेट हुआ 10-10-10 यानी 30। एक साल में कितना हुआ 10, ठीक है। लेकिन अब जब अगर आप सीआई की बात करोगे तो देखो, मैंने कहा कि इस पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। यानी देखो, अब जो आपका पैसा 100 रुपया बैंक में जमा था, वह एक साल बाद कितना हो जाएगा अमाउंट, आफ्टर 1 ईयर। अगर हम कहें एक साल बाद यह कितना पैसा हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, आप कहोगे 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल था और 10 रुपया हमको ब्याज मिला, यह हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 110 रुपया। अब 110 रुपये पे, अब यह जो 110 रुपया हो गया ना अमाउंट, अब यही दूसरे साल के लिए क्या होगा,
यही दूसरे साल के लिए आपका यह प्रिंसिपल हो जाएगा 110 रुपया। ठीक, अब यह 110 रुपया दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। जो एक साल बाद हमारा अमाउंट होता है 110 रुपया, यही दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता वो ऑलवेज 100 रुपया होता था, यानी हमेशा 100 रुपया होता था। इसीलिए हम हमेशा उसका 10% निकालते थे, तो हर साल हमारा क्या 10 रुपया हमको मिल जाता था। तो यहाँ पे हमारा 100 रुपया सिंपल हमारा प्रिंसिपल था, 10 रुपया मिला। यहाँ पे भी हमारा सिंपल प्रिंसिपल 100 रुपया था, तो हमको सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपया मिला। और यहाँ पे भी 100 रुपया था, तो यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना मिला 10 रुपया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा कि जो आपका एक साल के बाद, जैसे आपने 100 रुपया बैंक में जमा किया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो एक साल बाद आपको इंटरेस्ट जनरेट हुआ 10 रुपया। अब यह मिलकर 110 रुपया होगा। अब अगले साल या दूसरे साल के लिए यह प्रिंसिपल हो जाएगा, अब इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि जब भी आप बैंक में अगर कहीं जमा करें पैसा, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे करें, जिससे क्या होगा आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका फ़ायदा होगा। और अगर कहीं आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन लेते हो तो फिर वो आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि फिर आपको हर साल क्या होगा, एक साल बाद जितना इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा फिर उस पर आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब अभी आगे जब हम पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट का केस, तीसरे वीडियो में देखेंगे, तो आप देखिएगा कि जब हम एसआई का इंस्टॉलमेंट करेंगे और सीआई का इंस्टॉलमेंट करेंगे तो उनमें काफ़ी अंतर आ जाता है। तो मैंने कहा कि अब दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा अब 110 रुपया। अब इसका 10% निकालना होगा आपको। तो इसका 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका 10% निकालोगे तो कितना होगा, आप कहोगे इसका 10% निकालेंगे तो 11 रुपया हो जाएगा। तो अब अगर हम कहें 2 साल बाद हमारे अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 साल बाद अमाउंट कहोगे आपका 110 रुपया है, और 11 रुपया हमको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 121 रुपया। अब फिर क्या होगा, यह इंटरेस्ट जो मिलने के बाद 121 हुआ, अब यही अगले साल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, अगले साल के लिए यही प्रिंसिपल हो जाएगा। तो पहले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल कितना था, पहले साल के लिए 1000 रुपया था, 100 रुपया था। दूसरे साल के लिए 110 रुपया, और तीसरे साल के बाद हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, आप कहोगे तीसरे साल के बाद 121 रुपया हो जाएगा। तो तीसरे साल बाद 121 रुपया हो जाएगा, तो इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% के हिसाब से आप कहोगे 12.1 रुपया सीआई। यह सीआई सेकेंड ईयर का है, यह सीआई थर्ड ईयर का है, और यह सीआई कितना है 10 रुपया। यह फर्स्ट ईयर के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए सीआई कितना 10 रुपया है। तो कितना मिला 12.1 रुपया। ठीक है, तो तीसरे साल के अंत में अगर हमसे आपसे पूछा जाए तीसरे साल के अंत में अमाउंट कितना हो जाएगा, तीसरे साल के अंत में अमाउंट हो जाएगा, आप कहोगे 121, और हमको 12.1 रुपया मिला, तो यह कितना हो जाएगा 133.1 रुपया। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे आप समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि एक साल के अंत में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आप कहोगे 10 रुपया। एक साल के अंत में अमाउंट कितना हो जाएगा, आप कहोगे 110 रुपया। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए दूसरे साल के लिए कितना, दूसरे साल के अंत तक नहीं, दूसरे साल में केवल, अगर हमको केवल दूसरे साल का काउंट करना हो तो कितना इंटरेस्ट होगा, आप कहोगे 11 रुपया। लेकिन अगर पूछा जाए 2 सालों में कितना इंटरेस्ट जनरेट हुआ, ठीक है, इसको लिख देते हैं, हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा, यह हमारा दूसरे साल का है। ठीक है, यह हमारा दूसरे साल का है। लेकिन हमसे पूछा जाए दूसरे साल तक, अगर हमसे पूछा जाए सीआई कितना जनरेट होगा, तो आप कहोगे पहले साल में हमको 10 रुपया मिला था, दूसरे साल में कितना 11 रुपया, तो कितना मिला 21 रुपया। या आप इसको आसानी से ऐसा निकाल सकते हो कि हमारा प्रिंसिपल 100 था, यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया 121 हो गया, तो कितना 21 रुपया हमको इंटरेस्ट जनरेट हुआ। इसी से अगर तरह से पूछा जाए तीसरे साल का अगर हम आपसे पूछा जाए कि सीआई कितना होगा, सीआई थर्ड ईयर का, तो आप कहोगे कितना होगा 12.1 रुपया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि तीसरे साल तक का, तीसरे साल तक कितना जनरेट हुआ, तो आप कहोगे, अगर यहाँ से देखो 100 रुपया हमारा था, 131.3 हो गया, यानी 33.1, या ऐसे कर लो कि पहले साल के लिए हमको कितना एसआई मिला, सीआई मिला, आप कहोगे 10 रुपया। दूसरे साल में हमको कितना मिला, दूसरे साल का देखो, पहले साल में हमको 10 रुपया मिला,
दूसरे साल में 11 रुपया मिला और तीसरे साल में कितना मिला 12.1 रुपया, 12.1, यह मिल गया कितना हो गया 33.1 रुपया। या आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि हमारा 100 रुपया प्रिंसिपल था और यह कितना हो गया 100 रुपया हमारा देखो प्रिंसिपल था, यह कितना हो गया 133.1 रुपया। तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया 33.1 रुपया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसी जो जो हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया, इसको इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं आपको बस इसलिए बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको बहुत से बुकों में उस तरह से आपने देखा होगा, तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन होगा। हमने कहा कि अगर हमारा 100 रुपया है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट हमारा 10 साल के लिए है, अगर हम टाइम 3 साल के लिए, तो देखो पहले साल के लिए हमने बोला कि, एक सेकंड, हमने बोला अगर पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का आपको गणना करनी हो, कैसे करोगे? ठीक है, या इनको हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये समझ जाओगे तो आपको फिर समझ में आएगा कि देखो परसेंटेज का कितना अच्छा यूज हो सकता है यहाँ पे। और अगर आपने पहले कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इतनी अच्छी चीज़ें आप कैसे नहीं देख सके। ठीक है, अगर हम करें पहले साल का या दूसरे साल का ले लेते हैं और एक तीसरे साल का, 3 सालों की हम गणना करते हैं। हमने बोला हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट बोला 100 रुपया। तो 100 रुपया है तो पहले साल कितना एसआई होगा जनरेट, आप कहोगे 10 रुपया। कोई दिक्कत? तो अगर हम आपसे पूछें कि एक साल के अंत में, यहाँ पे अगर हम लिख दें एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एक साल के अंत में, एक साल के अंत में कितना सीआई मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप कितना कहोगे? आप कहोगे 10 रुपया। और अगर आपसे पूछा कहा जाए कि एट द एंड ऑफ ईयर्स अमाउंट कितना हो जाएगा, हम ये करें सीआई एट द एंड ऑफ ईयर, और अगर हम आपसे कहें अमाउंट एक साल के अंत में कितना होगा, अब कितना हो जाएगा अमाउंट, आप बताइए। अमाउंट एक साल के अंत में कितना हो जाएगा? 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, 10 रुपया हमको इस पर ब्याज मिला, तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे 110 रुपया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये बात तो समझ में आ रही है। अब देखो दूसरे साल हमने क्या बोला, दूसरे साल हमने बोला कि इस पे भी आपको क्या 10 रुपया ब्याज मिलेगा। ब्याज तो हर साल 10-10 रुपया, अगर सीआई होता तो सब पे ऐसा ही होता, सब पे 10-10 रुपया मिलता। यानी जो आपका प्रिंसिपल है उस पर 10 रुपया तो मिलेगा, लेकिन अब क्या होगा, इस इंटरेस्ट पे भी आपको 10 रुपया मिलेगा। इस इंटरेस्ट पे भी आपको क्या है 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो 10 का 10% ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1 रुपया। अगर हम आपसे पूछें कि 2 साल के अंत में कितना ब्याज होगा, मतलब हम आपसे कहें दूसरे साल के अंत में कितना ब्याज होगा, ठीक है, 2 साल के अंत में नहीं, दूसरे साल में। केवल अगर हम दूसरे साल की गणना करें, केवल अगर हम दूसरे साल की गणना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 11 रुपया। लेकिन अगर हम पूछें 2 साल के अंत में, तो आप कहोगे 10 रुपया और 11 रुपया मिला के कितना हो जाएगा, 21 रुपया होगा। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ रही है? तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यह थोड़ा छोटा सा वो चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, तुलना। अगर आपसे पूछा जाए केवल दूसरे साल में, तो दूसरे साल में केवल 11 रुपया होगा। लेकिन 2 साल के अंत में अगर हम आपसे कहें, आप कहोगे 10 और 11 मिलकर कितना है, 21 रुपया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, तीसरे साल की बात करेंगे। देखो तीसरे साल में फिर 100 रुपया हमको प्रिंसिपल पे 10 रुपया ब्याज मिलेगा, लेकिन हमने क्या बोला कि अब ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो देखो इस 10 रुपया पे भी आपको ब्याज मिलेगा, कितना रुपया मिलेगा, 1 रुपया। और इस पे भी मिलेगा जो पहला था। इसीलिए हमने क्या कर रहा, हमने क्या किया था पिछले जब हम पीछे कर रहे थे, तो यह 10 और 10 1 11, 11 10 21 रुपया को इसको प्रिंसिपल बना के सीधा 121 रुपया पे 10% निकाल ले रहे थे। कितना निकल रहा था, 21.1। लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल एक और ब्रेक कर रहे हैं इसको, फिर आप समझ सको। तो यानी यह जितना ब्याज मिला ना, अगर हम आपसे कहें यह क्या है,
यह अमाउंट क्या है, तो आप कहोगे ब्याज है। तो सीआई में हम जानते हैं कि हमको ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो यानी इस 10 रुपये में मिलेगा, इस 1 रुपये में मिलेगा और इस 10 रुपये में भी ब्याज मिलेगा। वही हम कर रहे हैं ना। तो देखिए आगे हमने क्या बोला कि इस 10 रुपये पे भी आपको ब्याज मिलेगा, तो कितना मिला, 1 रुपया। इस 1 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 0.01, 0.1। इसका 10% कितना होगा, 0.1। प्लस इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस 10 रुपये पे, इस 10 रुपये पे ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि तीसरे साल का, केवल तीसरे साल का, केवल तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, आप कहोगे 10, 2, 12.1 यानी 12.1 रुपया। और अच्छा अगर हम आपसे पूछें अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, अब 2 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 रुपया हमारा अमाउंट था, ठीक है, 100 रुपया हमारा अमाउंट था, सॉरी प्रिंसिपल था, और यह कितना हुआ, तो 10 रुपये हमको ब्याज मिला, प्लस यहाँ पे 11 रुपया ब्याज मिला, तो मिला के टोटल कितना हो गया, 121 रुपया। या आप ऐसे कर लेते कि अमाउंट 1 साल के अंत में 110 रुपया था, तो 11 रुपया और ब्याज मिला, तो हमको 121 रुपया हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। और अगर हम आपसे पूछे अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स कितना होगा, आफ्टर 3 ईयर्स होगा, आप कहोगे 121 रुपया, या एक एक ब्रेक करके लिख लेते हैं, 10 रुपया वहाँ पे मिला, 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, 10 रुपया देखो यहाँ पे हमको ब्याज मिला दूसरे साल के अंत में, 11 रुपया दूसरे साल के अंत में, और प्लस 12.1 रुपया तीसरे साल के अंत में, टोटल मिला के कितना हो गया, 133.1 रुपया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या आपको कुछ एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, 10, 11, 12.1, या यहाँ या इधर देखिए कि 110, 121, 133.1। तो कुछ आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि 11 का स्क्वायर हो रहा है 121, 11 का फिर क्यूब हो रहा है 133.1, यानी 11 का क्यूब 1331 होता है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो एक चीज़ बस आपको समझना है यहाँ पे कि एक कॉन्सेप्ट होता है स्केलिंग फैक्टर का, जिसको हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोला था। देखो हमने आपको बताए थे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और जिनको यह चीज़ नहीं पता मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वह जाके परसेंटेज का वीडियो देखें, वहाँ पे इसके बारे में चर्चा की गई है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, देखो 10% से इंक्रीज कर रहा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/10। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 10% से इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी, 10 से बढ़ के कितना हो जाएगी, 10 से 11। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया, 10/11। क्या इसको हम 1.1 लिख सकते हैं, कहोगे बिल्कुल। अब बताओ क्या यह नंबर, अब ध्यान से देखना, क्या यह नंबर 1.1 टाइम बढ़ा, 10 में अगर 11.1 का गुणा करोगे 11.1 आएगा, क्या यह नंबर 1.1 गुना हुआ, कहोगे बिल्कुल। अगर इसी तरह हमको चौथे साल का निकालना होगा तो इसका हम 1 गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, क्या यह 1.1 गुना हुआ, कहोगे बिल्कुल। क्या यह नंबर हुआ, तो यह भी 1.1 गुना हुआ। तो इससे हमको एक चीज़ समझ में आ गई, अगर हमको अमाउंट निकालना है पहले साल के अंत तक, दूसरे साल के अंत में, तीसरे साल के अंत में, तो हम क्या करेंगे कि हमको हमारा जो रेट दिया होगा, ठीक है, उसका अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लें तो उसी से हम क्या है गुना करते जाएं, तो हमको क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। उसी तरह हमको क्या है पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में और तीसरे साल के अंत में अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अभी हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हम यह निकाल सकते हैं कि पहले साल के अंत तक कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल के अंत तक कितना होगा और तीसरे साल के अंत तक कितना होगा, तो नहीं। देखो क्यों, अगर हम कहें पहले साल के अंत तक, ठीक है, अगर हम कहें पहले साल के अंत तक सीआई कितना होगा, यहाँ पे तो एक चीज़ मैंने गलत लिखा है, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था कि फॉर पर्टिकुलर ईयर्स, मतलब उस ईयर के लिए केवल, एट द एंड का मतलब ही हो जाएगा कि मतलब 2 साल के अंत में या 30 साल के अंत में ना। यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिख देते हैं फॉर पर्टिकुलर ईयर, यानी अगर हम पहले साल की बात कर रहे हैं तो पहले साल के अंत में कितना होगा, पहले साल में, दूसरे साल का कितना ब्याज होगा, 2 सालों का कितना ब्याज होगा, वह कहोगे आप 11 रुपया। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, ठीक है, कि हमारा सी, अगर हम इस तरह से देखो फिर से लिख देते हैं कि अमाउंट हमारा है एट द एंड ऑफ
कि 1 साल के अंत में तक, 2 साल के अंत तक, 3 साल के अंत तक। और सीआई देखो, अगर हम इसको हम निकालें कि एट द एंड ऑफ ईयर, तो क्या होगा देखिए, तो हमने कहा कि 1 साल के अंत तक कितना हो जाएगा आपका अमाउंट, आप कहोगे 110 रुपया। दूसरे साल के अंत तक कितना हो गया था, 121। तीसरे साल के अंत तक कितना हो गया, 13.1। लेकिन देखो सीआई हमारा 1 साल के अंत में कितना हो जाएगा, आपने बोला कि भाई 1 साल के अंत में हमारा हो जाएगा सीआई हमको मिलेगा 10 रुपया। दूसरे साल के अंत में कितना होगा, तो दूसरे साल के अंत में पहले साल का 10 रुपया और दूसरे साल का कितना मिल रहा था हमको, 11 रुपया, तो कितना हो जाएगा 21 रुपया। और तीसरे साल के अंत में कितना हो जाएगा, देखो पहले साल का 10 रुपया होगा, ठीक है, या डायरेक्ट इसको लिखे कि दूसरे साल का अंत का 21 रुपये और तीसरे साल हमको कितना मिला था, तीसरे साल में हमको मिला था 2.1, 12.1, ठीक है, 12.1, तो यह कितना हो गया 33.1। अब यहाँ पे यह एक चीज़ समझने की जरूरत है कि अगर आप जैसे अंत में किसी साल के अंत में निकाल रहे हो, देखो 1 साल के अंत में यह 1.1 टाइम्स हो रहा है, 2 साल के अंत में यानी 3 साल के अंत में 1.1 टाइम्स हो रहा है। इसे अगर आपको फर्दर निकालना हो तो यह क्या है, सेटिस्फाई करेगा, यानी 1.1 टाइम्स बढ़ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे यह नहीं होगा, क्या यह 1.1 हो रहा है, आप कहोगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि 1 साल और 2 साल और 3 साल में, ठीक है, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे पर्टिकुलर ईयर का, पर्टिकुलर ईयर का हम निकालें तो पहले साल के लिए कितना था 10, दूसरे साल का कितना था, दूसरे साल का 11 था, तीसरे साल का हमारा कितना था 12.1 था। तो देखो यह कितना 1.1 टाइम्स हो रहा है, बिल्कुल। यह कितना 1.1 टाइम्स हो रहा है, बिल्कुल। तो यह भी हो रहा है, यह भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। यानी अगर हमको दूसरे और तीसरे साल का निकालना होगा तो नहीं निकाल सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों को क्यों चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में जब इसको शुरू एसआई के लास्ट में यही समझाया था कि सीआई एक बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है। अगर देखो आप इसके क्वेश्चन को 3-4 तरीके से नहीं जानोगे सॉल्व करना, तो बिल्कुल आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर आपका टाइम कंज्यूम होगा। यानी अगर आप फार्मूला रट के बैठे हो, सोच रहे हो उससे क्वेश्चन करेंगे, तो अब बिल्कुल गलत आपकी सोच है, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ पूछा जा रहा है, लेकिन अब जो जितना कंपटीशन हो गया, जितनी कट ऑफ जा रही है, तो इसलिए आपको नए तरीके सीखने होंगे, ठीक है। अगर आप पुराने तरीके से सोच रहे हो कि आज के समय में कंपटीशन दोगे, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कर ले जाओगे, लेकिन हो सकता है विद इन टाइम ना कर पाओ, या जो कट ऑफ जा रहा हो, क्योंकि और बच्चे हैं जो नए तरीके से सीख रहे हैं, नए तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो विद इन टाइम में कर रहे हैं, तो फिर कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो इसलिए आपको क्या है, नए 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 पैटर्न एग्जाम आ रहा है, नया तरीका होगा, तो आपको नए तरीके सीखने ही पड़ेंगे, ठीक है, वरना आप इरेलीवेंट हो जाओगे पुराने तरीकों से अगर मैथ के क्वेश्चन करोगे। इसलिए इन सब देखो, एक तरीका यह हुआ, अभी मैं आपको बहुत तरीका 2-3 तरीके बताऊंगा जिससे क्या आप सीआई के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, फिर जहाँ पे जो इजी रहेगा वह कर सकते हो। अब देखो इस तरीके का यह फ़ायदा होता है ना कि आप पर्टिकुलरली अगर मान लो कोई, जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बहुत इजी नंबर है, 20 है, 25 है, 40 है, मतलब जिनका फ्रैक्शन वैल्यू आप लिख सकते हो, और वह नंबर कोई जैसे प्रिंसिपल हमारा अमाउंट है, अगर उससे वह इजीली डिवाइड हो सकता है, तो उसको हम बहुत ईजी से ब्रेक कर सकते हैं। तो फार्मूले से अच्छा है कि हम इस तरीके से जाएंगे, बहुत तेज़ी से हम आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जहाँ नंबर हमारा कुछ इस तरह से है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ऐसा दिया होगा जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते आसानी से, तो वहाँ पे हम फार्मूले से जाएंगे या और कोई तरीका देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि पहले मैं आपको फार्मूला बता दूँ, उसके बाद मैं फिर आगे और डिस्कस करूँगा कि इसको रेशियो से भी हम कैसे कर सकते हैं, या इसमें सक्सेसिव परसेंटेज का क्या यूज होता है, ठीक है। तो हमने बताया देखो कि जैसे हमारा नंबर होता है, अगर हमने कहा 100 ले लो, अगर 10% से इंक्रीज किया, 10% से एक सेकेंड, 100 नंबर है, इसको आपने 10% से इंक्रीज कर दिया, यानी क्या कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, तो यह आपको कितना मिला 10 रुपया। यह आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 110 रुपया। तो हमने बोला कि जब यह जो आपका इंटरेस्ट होता है वह प्रिंसिपल में ऐड होने के बाद वह नया जो यह हमारा अमाउंट है ना, यह अमाउंट 1 साल के अंत में आएगा। अब यही दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाए। अब इस पर 10% लगेगा, तो 10% इसका कितना हो जाएगा 11, यह कितना हो जाएगा 121। तो यह दूसरे साल के अंत में जो हमारा जो
अमाउंट आया, यही क्या हो जाएगा दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, यही तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। इस पे 10% निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी, 133.1। तो कुछ आपको याद आया, यह एक तरह से क्या सक्सेसिव परसेंटेज का केस है कि भाई हम इसको बढ़ा रहे हैं, फिर बढ़ी हुई वैल्यू से फिर बढ़ा रहे हैं, फिर बढ़ी हुई वैल्यू से फिर बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम आपको कहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, नथिंग बट अ केस ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का एक केस है। या ऐसा कर लो, इसको चेंज भी लग हटा देते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज का केवल केस है कि भाई बढ़ी एक वैल्यू को बढ़ाते हैं कुछ परसेंट से, फिर उसको और कुछ परसेंट से बढ़ाते हैं, फिर उसको बढ़ी हुई वैल्यू को फिर बढ़ाते हैं। अगर हम यही कहें कि कोई किसी देश की जनसंख्या 10% पहले साल से बढ़ती है, दूसरे साल 20% से बढ़ती है, दूसरे साल 20%, पहले साल 10% से बढ़ती है, तो बढ़ी हुई जनसंख्या फिर उसको 20% बढ़ाते हो, यह क्या हुआ, ये सक्सेसिव परसेंट का केस है। अब इसी को हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि हमने 100 रुपया SBI में 10% से इन्वेस्ट किया, फिर उस वैल्यू को हमने HDFC में 20% से इन्वेस्ट किया, फिर उस बढ़ी हुई वैल्यू हमारा जो वहाँ से अमाउंट हमको मिला, फिर उसको हमने क्या ICICI बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। तो बात तो एक ही हुई। तो सक्सेसिव परसेंटेज का यानी आपने पॉपुलेशन वाला देखा था कि फार्मूला क्या होता है, अगर हमारा कोई वैल्यू P है मान लो, और इसमें हम परसेंटेज चेंज कर रहे हैं, तो वह वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे P + 1/R/100। ठीक है, ये मतलब यह बढ़ी हुई वैल्यू हो जाएगी, या ऐसे हम कहें इसको, एक सेकंड देखो, अगर हमारी वैल्यू 100 है, इसको 10% बढ़ा रहे हैं, तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 100 का 10% इसमें ऐड कर देते हो। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं, P में अगर हम R% से इसको इंक्रीज कर रहे हैं तो यह हो जाएगा, इसको बाहर निकाल लो तो यह कितना हो जाएगा, P + R/100। अब यहाँ पे जो R% हम करें बढ़ा रहे हैं तो इसको R बोला जाता है यहाँ पे रेट, P हमारा हो गया प्रिंसिपल। अब देख रहे हैं आप कितना आसानी से चीज़ें अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आप परसेंटेज सही से पढ़े होंगे तो उनको इस सारी चीज़ों को, टर्मिनोलॉजी को आप उससे रिलेट कर पाओगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नया चैप्टर है, तो कुछ नहीं, बस केवल नाम चेंज है। जैसे वहाँ पे बोलते थे कि आप 10% से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, आप यहाँ का दोगे रेट है उसकी जगह पे। यहाँ पे हम एक बार कर रहे थे, अगर यही R% अगर दूसरे साल बढ़ा देते तो 2 बार करेंगे, तो इससे अच्छा हम इसके पावर 2 लिख दें। और अगर हर साल अलग अलग हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ा रहे थे, एक बार कहोगे P R/100, दूसरे के साल कहोगे P + Y/100। अगर दोनों साल R से बढ़ा रहे हो तो यहाँ सीधा R² लिख दो, हटा दो। तो फार्मूला मैं लिख देता हूँ, फार्मूला क्या होगा देखो, अब तो आप समझ गए कि फार्मूला क्या लिखना है, अमाउंट इक्वल्स टू P यानी प्रिंसिपल 1 + R/100 के पावर T, जहाँ पे R आपका क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T क्या है, टाइम है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे जान लेना, जैसे जो हमने पीछे समझा था SI में, SI वाले वीडियो में क्या है कि देखो, अगर हमने कहा कि अगर हाफ ईयरली आप करते हो, हाफ ईयरली निकालने लगोगे, तो इसका क्या मतलब हुआ हमारा, अगर मान लो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल दिया है, वार्षिक दिया हुआ है, और अगर आप निकाल रहे हो कि हाफ ईयरली निकालना चाह रहे हो, तो आधे साल का क्या मतलब है, 6 महीने का, और यह कितना 12 महीने का है। तो 6 महीने में एक साल में 6 महीना कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। या आप ऐसा कर दो कि सीधा 6 महीने के निकालना है तो 6/12 कर दो, तो यह कितना हो जाएगा, 1/2। तो रेट कितना हो जाएगा, 1/2। लेकिन टाइम्स कितना हो जाएगा, टाइम कहोगे 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 12 महीना है, 6 महीने का 2 बार काउंटिंग कर रहे हैं, तो यह 2 महीने से बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 4 महीने पे हम रेट को काउंट कर रहे हैं, तो साल में कितना 12 महीना होता है, तो 12 महीना होता है, अगर 4 बार करोगे तो 12/4 यानी 3 4 महीने का 3 पेयर बना सकते हो, 4 4 8 4 12, 3 महीने। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन रेट क्या हो जाएगा, रेट जस्ट उल्टा हो जाएगा, रेट ठीक है 4/3 टाइम हो जाएगा, या 12 ऐसे कर लो कि 4 महीना 4/12 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यह सारी चीज़ें तो हमने बताया, SI में वही सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहेगी। हाँ, यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ और समझ लेना हो कि जैसे अगर जो ये फार्मूला से जो क्वेश्चन करते हैं, अगर P = 1 + R/100 हो गया। अब मान लो अगर टाइम कुछ ऐसा दे दिया जाए कि 1.5
सॉरी 3.5 यानी 1/1/2। तो इसको कैसे हम फार्मूले में लिखते हैं यह आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी टाइम आपके सामने मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में रहता है कि जैसे 3/3/4 1/3/4। तो इसको कैसे फार्मूलेट करते हैं देखो, या तो एक तरीका होता है कि आप करो ऐसा करो कि पहले 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, जैसे टाइम है ना, इसको हम इस तरह से लिख दें 1 + 1/2। अगर हमारे से वही पुराना पिछला क्वेश्चन, अगर 10% के हिसाब रेट पर 100 रुपये का अगर हमको ये कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं देखो। या तो एक तरीका मैंने अच्छा पहले मैं एक तरीका यह है कि पहले आप इस पर 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकाल लो, अमाउंट निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 110 रुपया। और फिर क्या करो, अब इस पर 2.5 साल के लिए SI निकाल लो। क्यों? क्योंकि मतलब 2.5 साल के सॉरी आधे हाफ ईयर के लिए क्या करो, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, या ये बस हमको देखो 1 साल के बाद इतना इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा अमाउंट। अब फिर इस इंटरेस्ट पे, इस जो अमाउंट पे यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा कितना, आधे साल के लिए। किस रेट से? 10% से। 10% से अगर आधे साल के लिए कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आधा करोगे 5.5 आ जाएगा। क्लियर? यह 5.5 आ जाएगा, तो यानी 1.5 साल बाद कितना हमको मिलेगा, आप कहोगे 115.5। और अगर इसको फार्मूले में लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिखोगे AP, ठीक है, 1 + ध्यान देना देखो R/100 एक बार लिखेंगे तो जो यह वाला जो मिक्स फ्रैक्शन में इधर होता है इसको यहाँ पर लिख दोगे और आगे लिखोगे फिर यही, ठीक है, 1/100। लेकिन जो यहाँ पे हाफ है यह दूसरा टर्म है, ठीक है, 1/2, इसको यहाँ पे लिख दिया जाता है, 1/2 कर देते हैं, ठीक है। यह होता है मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखो इस तरीके से भी हम आंसर निकालते हैं, देखो कितना आता है, क्या वही आता है, सेम आता है कि कुछ हमारा दूसरा आंसर आएगा। हमने कहा हमारा प्रिंसिपल कितना है 100 रुपया, रेट हमको पता है 10 रुपये के हिसाब से। फिर दूसरा हमको निकालना है 1 + R कितना है, इसका कितना 1/200। सॉल्व करिए इसको, यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 110 यानी 11/100। यह होगा 11/, या 110/100 लिख दो। यह 5 हो जाएगा तो यह कितना मिलेगा 105/100। देखो 100 से 100 कट जाएगा, एक 0 से 0 काट दो, यह मिलेगा हमको 2, और या 2 रहने दीजिए, 10 में ही रहने दो, ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हम एक पॉइंट पे दशमलव लगा देंगे। एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 115.5। इससे भी हमारा वही आंसर आ रहा था 1.5। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हमको 1.5 साल के लिए देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, और वो भी किस पे, ईयरली निकालना है। अगर हाफ ईयरली होता तो 3 बार निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि एक साल में दो हाफ ईयरली पड़ जाता है 6 महीने का, और फिर वो आधा साल का मतलब भी 6 महीने होता है, तो 3 हो जाता है। तो हम क्या किए कि पहले हम क्या कर रहे हैं, जो हमको यानी पूर्ण जो संख्या है, ठीक है, होल नंबर है इस तरह से, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसका निकाल ले रहे हैं। एक साल के लिए अगर हमने बोला निकाल लिया तो हमारा अमाउंट हो गया 110 रुपये। फिर इस 110 रुपये हमको पता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस 110 रुपये जो हमारा अमाउंट है इस पर भी हमको क्या 10% के हिसाब से कितना आधे साल के लिए मिलेगा इंटरेस्ट। तो आधे साल के लिए कितना इंटरेस्ट होगा, तो कहोगे 110 रुपये में 10% के हिसाब से एक साल की इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, या तो आप सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दो, तो यह कितना हो जाएगा 15.5 या 5.5। तो 110 और 5.5 ऐड कर देंगे तो 115.5। तो देखो कंप्लीट हो गया, यहाँ तक पूरा हमने डिस्कस कर लिया जितना भी पॉसिबल हो सकता था। अब बाकी जो चीज़ें छूट गई हैं उसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है, और कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ना बताया गया हो, ठीक है। तो अगर हम कहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इसके बाद ही जो भी, जैसे अगर हम कहें कभी कभी आप लोग रटते होगे फार्मूला कि 2 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस होता है, ठीक है, 3 साल के लिए होता है, तो मैक्सिमम 2 या 3 साल के लिए पूछा जाता है, तो उसके लिए बहुत से लोग फार्मूला रट लेते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या हमको फार्मूला रटना पड़ता है या कोई और तरीका होता है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने जितना एक्सटेंसिवली इस पर चर्चा हो सकता था उतना किया। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका कोई कॉन्सेप्ट मतलब कुछ आपको बचाओ, कन्फ्यूजन बचाओ। अगर आपने इससे पहले कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो बहुत आपको फैसिनेटिंग लगा होगा कि इतना इसमें डायमेंशन होता है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा इस तरह से। आप क्या है, बस केवल सीधा जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत करते हो, मैंने बहुत से टीचरों को भी देखा है कि वे डायरेक्ट यहाँ से शुरू करते हैं,
फार्मूला तो सबसे लास्ट चीज़ है भाई। फार्मूले का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को जो हम डिराइव करके एक फार्मुलेट कर देते हैं कि अगर इस तरह का केस आएगा, एक मतलब जनरल केस ले लेते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इस फार्मूले से कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा मान लो कि उस तरह से क्वेश्चन ना आए, तो हमको तरीका तो पता होना चाहिए ना कि हम ऐसा यहाँ पे इस फार्मूले पे कैसे पहुँचते हैं, यहाँ पे हम पहुँचते कैसे हैं। जब यह हमको पता होगा, यानी इस बीच का जो प्रोसेस है यह हम जानते रहेंगे, तो हम बड़े आसानी से लूप होल से, नंबर क्रंचिंग से और कई मेथड से, ऑप्शन एलिमिनेट से क्वेश्चन पे फार्मूले से भी तेज़ी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं, या एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग डायरेक्ट यहीं से शुरुआत देखना कर रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट से। उन्होंने अगर पीछे मेरा वीडियो नहीं देखा होगा परसेंटेज वगैरह का, तो उनको मैं अगर डायरेक्ट रेशियो मेथड से करूँगा तो हो सकता है उनको समझ ना आए। तो इसलिए मैं एक बार और बता देता हूँ आपको कि हमने बात, देखो अभी हमने यह समझ लिया, यह हमको अब कंफर्म है कि यह क्या है, ये एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है, यह एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का केस है। ठीक है, तो जब भी अगर हम सक्सेसिव परसेंटेज जहाँ पे होता है, हमने वहाँ पे बात किया था कि आप फ्रैक्शंस रेशियो से भी कर सकते हो। जैसे अगर हम कह रहे हैं कोई नंबर 10% से 2 बार बढ़ रहा है, 2 टाइम्स, अगर 10% से उससे इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहते हो 10 से अगर नंबर बढ़ रहा है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 10% की 1/10, तो वह नंबर 10 से कितना हो जाएगा 11। दूसरी बार बढ़ रहा है तो वह नंबर कितना हो जाएगा 10 से 11। यानी अगर हम कहें कोई वैल्यू अगर हमारी 100 होगी और अगर उसमें 2 बार हम 10% का इंक्रीज कर दें तो वह वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी 121 हो जाएगी। यह बात समझ में आई। अगर बोला जाए किसी में 10% का चेंज हो रहा और 20% का चेंज हो रहा है, तो हमने बोला अगर 10% से वैल्यू बढ़ रही है तो 10 से 11 हो जाएगा। 20% बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 से 6 हो जाएगी। और अगर आगे दे दिया जाए कि 25% का क्या डिक्रीज हो रहा है, तो अगर डिक्रीज होने का मतलब क्या है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/4, तो वह वैल्यू 4 से कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी अगर हम कहें कोई वैल्यू है जिसमें 10% का चेंज इंक्रीज हो रहा है, 20% का इंक्रीज हो रहा है और 25% का इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा है, तो यानी अगर कहें वो हमारी वैल्यू, मान लो इसको हम काटना चाहें तो कट जाएगा, या वैल्यू 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर हमारी कोई वैल्यू 100 होगी तो उसमें अगर 10% का इंक्रीज हो, 20% का इंक्रीज हो और 25% का डिक्रीज हो, तो वह वैल्यू कितना हो जाएगी 99। यानी अल्टीमेटली उसमें एक की कमी आ जाएगी, या हम यूँ कह लें कि वह 1% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सक्सेसिव परसेंटेज के केस में हमने सीख लिया था। तो उसी तरह अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमको पता है कि यह सक्सेसिव परसेंटेज का चेंज केस है, तो अगर बोला जाए कि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो हमको पता परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या हो रहा है, 10% से वैल्यू कितना हो जाएगी 11 हो जाएगी, 10% से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि अगर हमारा प्रिंसिपल अगर हमारा 100 रुपये होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121 रुपया। 21 रुपये का जो यह अंतर आया, यह क्या हो जाएगा, यह हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए तो वह भी निकाल लोगे आप। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे इस तरह इसमें। तो एक अगर आपको याद होगा तो मैं एक बार प्रॉफिट लॉस में आपको बताया था कि जब वहाँ पे इस तरह से आए थे, हम जहाँ पे स्क्वायर रूट निकाले थे, मैंने बोला था कि इसका उपयोग आपको वहाँ आगे भी पढ़ने वाला है। तो देखो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने बोला कि यह सक्सेसिव परसेंटेज का केस है, तो यह हमको पता है अगर कोई वैल्यू देखो 10 है ना, 100 है, अगर 10% से बढ़ी, इसका क्या मतलब कहोगे 1 + 10/100, या 2 बार हुआ तो 2 गुना कर देंगे, या आप फार्मूला जानते हो P 1 + R/100 टाइम्स T। तो P हमारा 100 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 100 पावर 2 टाइम्स हो गया। तो यह पावर 2 टाइम्स होने का क्या मतलब है, और यहाँ से भी अगर आपको दिखना चाहिए कि वैल्यू क्या है हमारी 2 टाइम्स से 10% से बढ़ रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह 10 का स्क्वायर और यह 11 का स्क्वायर हो। तो एक्चुअल में हमको कितना मिलेगा 10 और 11, ये हमको क्या मिला 1 साल का। समझ लो अगर हमारा प्रिंसिपल 10 रुपया होता तो अमाउंट 1 साल बाद कितना हो जाता 11 रुपया। कितना चेंज हुआ 1 रुपये का। तो किस पे हमारा प्रिंसिपल कितना है 10 है, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ या कितना रेट होगा, आप कहोगे 10%। ठीक है, तो हमने एसआई में भी देखा था कि जब भी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट निकालना होता था तो हम क्या करते थे, हम प्रिंसिपल भी निकालते थे प्रिंसिपल अमाउंट पे। और लेकिन हमको यहाँ पे क्या पता है, एक चीज़ पता है कि यहाँ प्रिंसिपल सीआई वाले केस में प्रिंसिपल अमाउंट हर साल बदल जाता है। यानी पहले साल अगर 100 रुपया होगा
तो दूसरे साल के अंत में 10 रुपये हमको इंटरेस्ट मिलेगा, और वह इंटरेस्ट उसमें ऐड होकर 110 रुपये हो जाएगा। तो जो एक साल के अंत में अमाउंट होगा वही दूसरे साल के लिए क्या प्रिंसिपल होगा। तो अगर हम कहें कि अगर हमको दूसरे साल के अंत में, जैसे हम कहें कि एक साल के अंत में हमारा 110 रुपये हो जा रहा है अमाउंट, तो हमको पता है यह दूसरे साल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल होगा 110 रुपया। और हमको अगर दिया जाए कि दूसरे साल के अंत में हमारा अमाउंट कितना हो जा रहा है, 121 रुपया हो जा रहा है, तो आप कहोगे इसमें कितना चेंज हुआ, 11 रुपये का। तो यह अब हमको पता है कि दूसरे साल के अंत में यानी दूसरे साल की शुरुआत में हमारा प्रिंसिपल है 11 रुपये बढ़ा, 11 बटा में 110 कर दोगे तो यह भी हमको क्या 10% दे देगा। लेकिन चूंकि यह जो 100 रुपया है यहाँ पे हम इसलिए नहीं कर सकते 21/10, 21/100। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह गलत होगा। क्यों? क्योंकि यह जो 100 रुपया है ना, यह शुरुआत में यानी पहले साल की शुरुआत में का प्रिंसिपल है, और यह जो अमाउंट है दूसरे साल के अंत का है। तो यानी हमको दूसरे साल के शुरुआत का प्रिंसिपल अगर पता होता, दूसरे साल के शुरुआत का अमाउंट पता होता, तो हम निकाल लेते, क्योंकि दूसरे साल का जो शुरुआत की वैल्यू होगी वह पहले साल के लास्ट का अमाउंट होगा। देखो, यह पहला साल ले लो, यह दूसरा साल ले लो, यह तीसरा साल ले लो। पहले साल की शुरुआत का जो प्रिंसिपल होगा और पहले साल के लास्ट का जो अमाउंट होगा 110 रुपया, यही क्या होगा दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल होगा। और यह दूसरे साल के अंत में अगर 121 रुपया हो जा रहा है तो यह दूसरे साल के अंत का अमाउंट होगा, यही क्या होगा, यही तीसरे साल की शुरुआत के लिए प्रिंसिपल होगा। इसी तरह यह बढ़ता जाता है। तो अगर हमको दूसरे साल की शुरुआत का प्रिंसिपल पता होता है या दूसरे साल का प्रिंसिपल पता होता, तो हमको पता है कि इसी पे क्या 10% लगने के बाद यह वैल्यू कितना हो गई, 21% हो गया, तो हम निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन हमको दूसरे साल का अमाउंट नहीं पता है, या दूसरे साल के अंत में कितना अमाउंट है, या दूसरे साल में कितना प्रिंसिपल, यह नहीं पता है, तो हम रेट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना कि आप जब भी इस तरह से रेशियो अगर लगा रहे हो तो इनका स्क्वायर रूट निकाल लेना। अगर यह 3 टाइम है तो क्यूब निकाल लेना, फिर जो यह 10 और 11 आएगा यह 1 साल के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि अगर मान लो यहाँ पे 10% था, दूसरा 20% था, होता 5 से यह कितना हो जाता, 6 हो जाता, तब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दोनों बार अलग अलग चेंज हो रहा है। तो यानी प्रिंसिपल हमारा अमाउंट बदलता रहेगा। यानी अगर एक साल के अंत में 110 रुपया हो गया, अब इस 110 रुपये पैसा नहीं 10% लग रहा, अब इस पर क्या 20% का लग रहा है, 20% का चेंज होगा। ठीक है, तो यह बदल जाएगी वैल्यू, इसलिए वहाँ पे हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो करते हैं। और एक चीज़ आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर दिया, 42 मिनट तो मैं लगभग इसी पे दे चुका हूँ अभी तक। और आप, मुझे नहीं लगता कि शायद आपने कभी भी इतना एक्सटेंसिव डिस्कशन इस पे सीआई पे पढ़ा होगा। बहुत से ज़्यादा 10 से 15-20 मिनट या आधा घंटा हम करें, 1 घंटा भी डिस्कस करेंगे तो वही फार्मूले वाले पार्ट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर हम करें 10%, 20% भी समझ में आएगा ना, तो बहुत समझ में आया। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पेशेंस रखिए। हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो सारी चीज़ें जो आपके मन में डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ को देखो क्वेश्चन से ही सीखा जा सकता है। थ्योरी हम कितना भी समझा लें, लेकिन जब तक अगर आप क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना की जा रही है और कोई वैल्यू 2000 है, प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है, वह 662 रुपया क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, इल्ड कर रहा है। ठीक है, और कितने रेट पे, 10% के। तो हमसे पूछ रहा है कि टाइम बताओ कि कितने टाइम में यह 662 रुपया 10% के हिसाब से इतना अमाउंट पे करेगा। देखो, अगर मैं आपको बिल्कुल फार्मूले से बताऊं पहले, तो अमाउंट हमको पता है, अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना 2000, अमाउंट कितना 2662। और देखो मैंने पहले ही बताया था कि आपको फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, स्क्वायर और क्यूब रूट, मतलब क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर आप यह नंबर देख रहे हो तो आपको दिख जाना चाहिए था तुरंत कि यह 3, यहाँ पे हमारा आंसर 3 होगा। क्यों? क्योंकि देखो 10 का स्क्वायर होता है, और ये अगर 2 सब ये नंबर काट दोगे तो ये 1331 बनेगा, और यह 11 का क्यूब ही होगा, 1331 बनता है। ठीक है, ये नंबर आपको तुरंत दिख जाएगा अगर आपको इस क्यूब वगैरह याद है। मैंने बोला आपको क्यूब जरूर याद होना चाहिए। 1 + 10/100। देखो हमको टाइम निकालना है, तो अभी हम आराम आराम देखते हैं, सीखते हैं। हमने बोला यह काट दोगे 1331 बन जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 1000। 1 + 10 पावर। देखो जब भी इस तरह का फॉर्म आता है ना, टाइम यानी पावर में कुछ करना होता है, तो जैसे अगर हमका a की पावर b है और c की पावर b है, अगर दोनों में पावर बराबर होती है, ठीक है, ऊपर, तो हम बेस को क्या कर सकते हैं, सॉरी, अगर दोनों में बेस बराबर इक्वल हो, दोनों का बेस अगर इक्वल हो, यहाँ पे हम मान लेते हैं
चलो कैपिटल बी। अगर दोनों में जब जब तक बेस नहीं बराबर होगा तब तक आप ऊपर क्या कर सकते हो, कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम कहें ए बराबर सी है तो आप कहोगे बी बराबर बी। इसीलिए आप देखते होंगे अगर 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 10 है तो चूंकि बेस बराबर है इसलिए हम वो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर बेस को इक्वल करेंगे। देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यह कितना मिल जाएगा, 11/10। अब यह हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या 11/10 के फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 11/10 की पावर कितना, 3। तो टाइम कितना आ गया, 3 साल। तो अगर जहाँ पे टाइम पूछता है वहाँ पे आपको फार्मूला मदद करेगा, यानी इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो मदद मदद मिलेगा। या अगर आप देखो ऐसा भी करो, जो अभी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था इसको मिटा देते हैं। हमने परसेंटेज में आपको बताया था कि हम सक्सेसिव परसेंटेज को कई प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमने बोला कि अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 2,000 रुपया है और इस पे कुछ साल बाद कितना अमाउंट हो जा रहा है, यह 2,262। इसको और सिंप्लीफाई करो तो यह कितना हो जाएगा, 1,000। और यह कितना हो जाएगा, 1,331। और हमको पता है कितना, 10% का, 10% से यह जनरेट हो रहा है। 10% से अगर कोई वैल्यू होगी, अगर मान लो तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और यह हमको पता है कि यह हो सकता है 2 साल के लिए हो तो इतना हो जाए, हो सकता है 3 साल के लिए। तो हमको पता है 10 के फॉर्म में ये आने वाला है, तो हम इसको 10 के फॉर्म में बना लेते हैं। ये इसका क्यूब कर लेंगे, यह कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब होगा। यानी आपको यह दिख रहा होगा कि क्लियर है कितना है, 3 साल बाद हो जाएगा। यानी अगर आप 10 10 10 3 बार गुणा कर लो, 10 को 3 बार कर लो तो यह कितना मिल जाएगा, 1,000। और यह कितना, 1,331। ठीक है। तो हमने बताया था कि वहाँ पे जब आपको बताया था सक्सेसिव परसेंटेज का, या तो आप उसको इस तरह से लिख लेते हो या इस तरह से लिख लेते हो, या बस केवल लिखने का एक तरीका होता है। आप इस तरह से लिखना चाहो चाहे इस तरह से लिखना चाहो, अच्छा अलग अलग करके भी निकाल भी सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा आंसर इसका कितना होगा, 3 साल। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझना। ये ध्यान से देखो, समझोगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं टफ है। हमको दिया कि अमाउंट जो रिसीव हो रहा है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल के बाद वो कितना, 10,648। हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए प्रिंसिपल कितना है, कैसे करोगे। 10% पे अगर हमको मिल रहा है, बताओ 10 रुपया है तो 10 से कितना होगा, 11। 3 बार हो रहा है। और अमाउंट कितना है, एनम है, पर एनम यानी वार्षिक है। यहाँ पे लिखा है, अच्छा वार्षिक, देखो यहाँ पे लिखा है ना वार्षिक है, 10 से 11। और यह 10 से 11। तो अगर हमारा अमाउंट 1,000 होता तो 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाता, प्रिंसिपल अगर 1,000 होता तो अमाउंट कितना हो जाता, 1,331। हमको यहाँ पे क्या दिया है कि मिश्रधन मतलब अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, 10,648। यानी 1,331 की वैल्यू हमको दिया 10,648। तो 1,000 की वैल्यू बताना है। अब बताइए, अब देखो इस जगह ऐसा है जैसे आप यहाँ पे सोच रहे हो यह कितना टाइम्स है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट, यहाँ पे ऑप्शन की मदद लिया करो। क्या यह 9 टाइम्स है, 9 तो होगा नहीं। 8 गुना है, देखो 8 8 8 3 24, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना, 8 गुना है तो ये कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। क्योंकि हमको ये नहीं पता 1336 का क्या, आपको टेबल याद है, नहीं याद है, लेकिन आप बस ऑप्शन से मदद ले सकते हो। 9,000 होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। अब 5 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, इनमें यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है, 8,000 आ गया। अब इसको अगर हम आपको उससे भी बता देते हैं फार्मूले से, देखो फार्मूले से क्या करोगे, अमाउंट कितना हो रहा है, 10,648। प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, बताना है। और 10% है, अब इसको डायरेक्ट लिखा करो, यह कितना हो जाएगा, 11/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 10/11/10। कितनी बार, 3 बार, यानी 3 साल निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, यह 1,331 बन जाएगा। 1,331 से इसको काट दोगे तो यह 8 हो जाएगा। पी बराबर कितना हो जाएगा, 8,000। दोनों से आप कर सकते हो, हमारा आंसर है 8,000। आगे बढ़ेंगे, दिया है कि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि पर प्राप्त होने वाला क्या है कि पर एनम इज 1,522.5। ठीक है, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली, द सम इज, हमको सम बताना है कि कितना था। कैसे करोगे, तो देखो इस प्रकार जो क्वेश्चन है ना, अब अगर यहाँ पे अगर आप फार्मूले से अप्लाई करते हो तो फार्मूले से आपको बहुत कठिनाई होगी इस क्वेश्चन को करने में। लेकिन अगर आप प्रोसेस जानते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में कैसे काउंट करते हैं, कैसे निकाला जाता है, तो बिल्कुल आपको बड़ा फ्रीडम मिलेगा, आज़ादी मिलेगी। फिर आप कई तरीके से इसको आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे अगर हम
फार्मूले से पहले बात कर लें तो हमको पता है कि हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल हम कैसे निकालेंगे, जबकि हमको क्या दे रखा है यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे सी आई दिया है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल मान लो एक्स है तो एक्स में हम इसको इतना ऐड कर देंगे 1522.5, फिर एक्स वन कितना 10%, तो 11 बटा इसको 10 लिख दो डायरेक्ट। कितने साल के लिए था, 2 वर्षों के लिए। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर ये आसान नहीं है इतना करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर ये स्क्वायर होगा 121/10, मान लो 21 बटा में 100 हो जाएगा। कल देखो अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यह कितना हो जाएगा, अगर 121 बटा में 10 हो जाएगा, ठीक है, और एक्स को इधर लेते आओगे तो यह कितना हो जाएगा 21 बटा में 100 बराबर कितना होगा 152.5। 21 से इसको हम काटेंगे, ठीक है, 21 से 7 बार 8 बार तो जाएगा, 7 बार जाएंगे तो 100 कितना 147 और 3 एक बार कितना हो जाएगा 9, 147 और 147, अच्छा 5 52 41 21 दूना कितना 42, बचा 10 5, तो कितना 5, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्या, है ठीक है। और यह क्या दशमलव हो जाएगा, और यह यानी 7250, कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। तो देखो इससे भी आ गया। लेकिन अगर हम कहें देखो, अगर मान लो यह नंबर थोड़ा आसान था, अगर मान लो इसे 10% है ना, 2 साल के लिए निकालना है ना, तो आप इसका क्या जानते हो 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू, एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इसको भी ध्यान रखो। तो आप क्या करोगे, देखो 10% को क्या करते हैं, हमको पता है रेट आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि यह नंबर आप मान लो, जैसे मान लो अगर हम करें तो यह वैल्यू, अगर यह देखो एक पहले इससे समझ लो, फ्रैक्शन रेशियो समझ लो, अगर वैल्यू हमारे 10 होती है 10 से 11 हो जाएगा। कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 10 से 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 121। अगर हमारा 100 रुपया प्रिंसिपल होता है तो कितना 121 रुपया अमाउंट हो जाता है। 21 रुपया कितना क्या जनरेट होता है, इंटरेस्ट। इसी 21 की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन हमको दिया है 1522.5। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो मतलब बात यही हो जाएगी जो भी हमने किया यहाँ पे, ये हमको दे देगा 72.5, ठीक है। तो यह तो हमने फार्मूला चाहे फ्रैक्शन दोनों एक ही हुआ। कभी कभी एक तरीका यह भी होता है कि हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया था, सारी बातें एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। सभी बात एक है, केवल लिखने का तरीका अलग है। इसको मैं इस तरह समझा दे रहा हूँ जैसे मैंने शुरुआत में एकदम बताया कि कैसे प्रिंसिपल हम कैसे निकालते हैं। तो इस पर हमको पता 10% कितना मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा। फिर अगले साल कितना मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा, प्लस इस पर 10 रुपये मिलेगा, वह कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा। तो टोटल मिला के इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपको, 10 10 20 21, यह 21 किसके बराबर 122.5। तो 100 निकाल लोगे, यहाँ 1 बराबर किसके आ जाएगा 72.5। तो यानी हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 7250। देखो यह जो तरीका ना, यह कहाँ पे मदद करता है, जैसे यहाँ पे यह 1522 हमको दिया था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यह नंबर थोड़ा सा कुछ दूसरा होता है या कहीं प्रिंसिपल हमको नहीं दिया होता, तो वहाँ पे हम जैसे जो जितना इंटरेस्ट होता है ना, जैसे अगर हम कहें कि 12.5% है, ठीक है। जैसे हमको कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि 12 से 1/2% आ जाता है, तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, कहोगे 1/8। तो अगर हमको दिया कि 2 साल के कर रहे हैं तो हम जानबूझ के इसको क्या कर लेंगे 64 मान लेंगे। या अगर और देखते हैं कोई फ्रैक्शन वगैरह ना आए तो हम इसको 640 मान लें या 6400 मान लें। तो इससे क्या होता है, फिर जब हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करते हैं तो हमको आसान हो जाता है। अगर 3 साल दिया तो हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, 512 कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसा आगे जरूरत होगी तो हम जरूर कर बताएंगे, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि यह भी एक तरीका होता है कि आप अपने से नंबर एज्यूम कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। दिया कि द कंपाउंड इंटरेस्ट आर ए सर्टेन सम इन, ठीक है, 2:1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज इतना है। तो हमको बताना है कि सम कितना है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन का देखो यहाँ पे ईयर आ गया, और किस पे किया जा रहा है, ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है। तो फार्मूला देखो कैसे इस पे लगाओगे, एक बार फार्मूला समझ लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दे रखा है कितना है 1623। तो अगर हमारा मान लो प्रिंसिपल 100 रुपया है तो कम अमाउंट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1623 रुपया इक्वल्स टू एक्स अपान में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है डिवाइड बाई 100। अगर हमको इस तरह से इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, एक्स 1 प्लस 100 अपान 10 अपान में 100 टू
इंटू 1+1/2 कर दोगे 10 का प्लस 100, ठीक है, 1 साल के लिए। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, 11/10 की पावर में 2, और यह कितना मिलेगा, यह हो जाएगा 105/100, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये हमारा 121 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम यहाँ से x निकालेंगे, हो जाएगा इससे भी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप करेंगे, x की वैल्यू निकाल लीजिएगा, या दूसरा तरीका देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, हमने कहा कि अगर 10% इंक्रीज हो रहा है 2 साल के लिए, अब ध्यान देना कि अब हमको क्या 2 साल 2 सही 1/2% निकालना है ना ईयर के लिए। तो हम बोले कि 2 साल के लिए आप निकाल लीजिए, फिर 1.5 साल का निकाल लीजिए। तो 2 साल अगर आप निकालोगे तो 2 साल, अगर 1 साल की 2 साल की निकालोगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, 10% ही होगा। तो 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11 हो जाएगा, और देखो ये हाफ ईयरली हो जाएगा। जबकि हमारा रेट क्या है, जो हमारा रेट है एनुअल पर एनम है, तो पर एनम है तो इसको क्या करेंगे हम, जब हमको पता है कि रेट अगर हमारा पर एनुअली है और इसको हम हाफ ईयरली अगर काउंट करते हैं तो क्या करते हैं, हम रेट को आधा कर देंगे। रेट हमारा कितना हो जाएगा, 5%। तो 5% से यानी कोई वैल्यू अगर 100 होगी तो वैल्यू कितना हो जाएगी, 105। अब देखिए यहाँ पे भी वही वैल्यू आई, वही चीज़ हो गया कि देख रहे हैं ना, यहाँ से 121, फिर उसमें हम 11 × 11 121 हो जाएगा, फिर 105 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ से डिफरेंस निकाल लोगे, और वही डिफरेंस क्या होगा, ब्याज होगा, 1623 रुपये के बराबर होगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, अगर इसका मल्टीप्लाई कर लो, इधर x को लेते आओ। देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि आप इस तरह से लिख सकते हो, 1623 बटा में x इक्वल्स टू कितना, 121 गुणे में 105 डिवाइडेड बाई 100, या 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। यहाँ से बोलो कि आप x की वैल्यू, आपको x की वैल्यू अगर आप इतना मान लो तो x प्लस 1623 की वैल्यू इतना आ जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू आप कह रहे हो कि 10,000 रुपये है तो x प्लस इतने की वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 10,000 प्लस कितना, 1 2 3 4, ठीक है, 1623 बराबर कितना हो जाएगा, 121 05 जो यह वैल्यू आएगी, ठीक है। सॉरी, ये सब क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि अगर आप x की वैल्यू इतना मान लो तो इन दोनों में, अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखो तो कितना है, 1623। यही 1623 क्या होगा, हमारा ब्याज होगा भाई, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ये हमारा अमाउंट होता है, यह क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है। तो इसलिए हम करें इन दोनों का भी बीच का जो गैप होगा वही हमारा क्या होगा, 1623 के बराबर होगा। अगर उसी चीज़ को हम इस तरह से बोले, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी इसको मल्टीप्लाई कर ले तो कितना मिलेगा हमको, यह 10,000 हो जाएगा, 121 गुणे में 105, 121 गुणे में 105, और इनका जो गैप आएगा वही किसके बराबर होगा, यही हमारा ब्याज मिलेगा। वह ब्याज कितना दिया है, 1623, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा देखो, जिनको इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है तो वह क्या करें, पहले एक बार 11 से गुणा कर लें, फिर जो आएगा फिर उसमें 11 से गुणा कर लेना, या यह नंबर थोड़ा आसान है तो कर सकते हो। 121 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, और 10 से मतलब 100 कितना, 615, 615 हो जाएगा। तो यह कितना मिलेगा, 5, यहाँ पे 6 एक लगेगा, और 121 एकम 121 6 127, यह हो जाएगा 12,765। तो यानी अगर हम कहें 2765 की वैल्यू कितना दे रखा है, 2765 की वैल्यू है 1623। अब थोड़ा सा देखो, अब आपको तुरंत ऑप्शन पे नज़र जानी चाहिए, हम कितना टाइम्स करेंगे कि ये हमको इतना मिलेगा, क्योंकि हम ऐसा गेस नहीं कर पाएंगे। तो हमको ऑप्शन से मदद मिल जाएगा कि इसमें से हम क्या देखें। तो हमको देखो लास्ट में 3 लाना है, तो कौन सा नंबर होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 पंजे देखो, 6 पंजे 30, फिर 6 पंजे 30, 6 36 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम 6 का गुणा करेंगे यह कितना होगा, 6 पंजे नहीं आए, कुछ गलत हुआ क्या, 121 615, अच्छा 600 121 गुणे 615 होगा तो 1 होगा ना यहाँ पे, और 6 यहाँ पे हमने जोड़ा, 121 एक हमने 121 और 6 जोड़ दिया तो 127।
ठीक है, अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी भी सही है ना, 615 5 और 1, ठीक है, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, गलत हो रहा है क्या? अब 1 सेकंड रुक जाना, हमको लगा कैलकुलेशन में हम कहीं गलती कर रहे हैं। 121 का हम इसमें गुणा करेंगे 5 और 60, अरे यार 615 मैं बोल रहा हूँ बार बार, 605 आएगा ना, तो फिर यहाँ पे 0 और 6 कर देंगे तो 127, यानी कितना हो जाएगा 2705, यानी यहाँ पे कितना ब्याज मिला 2705, यह किसके बराबर होगा, आप कहोगे 1623 के बराबर है। देखो 6 टाइम कर दो, तो 6 टाइम करोगे तो यह कितना आ जाएगा 0 3 2 6 1, तो कितना 16,230, लेकिन ये 1630 है तो 0.6 मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि 0 हट जाएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, तो इसको 0.6 कर दो, इसका 0.6 टाइम करेंगे तो कितना जब मिल जाएगा, आप कहेंगे 6,000 रुपया। ठीक है, आप इससे भी कर लीजिए, पहला मेथड है, आप इससे भी कर लीजिए, हाँ थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है ज़रूर, और अगर हम उससे भी करना चाहें, जो हमने शुरुआत में बिल्कुल बेसिक से करना चाहें, तो उससे थोड़ा सा और आसानी से इसका आंसर आएगा। देखिए इसको मिटा देते हैं एक बार, देखिए जहाँ पे थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन आता ना, वहाँ पे कैलकुलेशन में ज़रूर थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा, कैलकुलेटिव पार्ट आ जाएगा। लेकिन हमने कहा देखो, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको कई तरीके आने चाहिए। जब हम वीडियो शुरू कर रहे थे तब भी बताया था, बीच में भी बताया कि सीआई में अगर फास्ट करना है तो आपको कई तरीके आने चाहिए। तो देखो हमने कहा 10% है, हमको पता है 2 बार इस पर हमको कैलकुलेट करना है, तो चलो हम मान लेते हैं कि हमारी वैल्यू कितना है, हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 रुपया है। ठीक है, अभी हमने पीछे समझाया था कि इस तरह से कभी कभी आपको हो सकता है कि मानना पड़े। तो पहले साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा, आप कहोगे 10 रुपया, दूसरे साल के लिए 100 रुपया, दूसरे साल के लिए ब्याज कितना मिलेगा 100 रुपया, प्लस इस 100 पे 10% ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा 10 रुपया। अब तीसरी साल का कितना होगा, अगर देखो तीसरे साल 2 और एक आधा साल हमको कंपाउंड करना है। अगर कल्पना करो कि अगर तीसरे साल अगर हमको पूरा तीसरे साल का काउंट करना होता है, यानी 3 सालों का काउंट करना होता, तो हम जैसे काउंट कर रहे हैं उसी तरह से कर लेते हैं कि 10% पे 10% मिलेगा, और प्लस क्या होगा, इसका 10% मिलेगा, और इस पे 1 रुपया मिलेगा, और इस पे 10 रुपया मिल जाएगा, तो टोटल मिला के इतना मिल जाता। लेकिन हमको पता है कि यह क्या है, यह पूरे साल का होता है, लेकिन हमको कंपाउंड कितना करना है, केवल आधे साल का। तो आधे साल का क्या करोगे, आप इसका हाफ कर दोगे, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, आप कहेंगे 100 और 110 या 210 रुपया यह मिल जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 10 10 20 1 21, 121 का कितना आधा, ये कितना हो जाएगा 210 प्लस कितना 60.5, यह कितना 27, तो 227.05। तो देखो अभी हमने पीछे किया था ना 27.05 हमारा वहाँ पे आ रहा था, तो जब इसका और यह अमाउंट किसके बराबर है, यह अमाउंट है 1623 के बराबर है। ये हमारा, अगर हमारा प्रिंसिपल 1,000 रुपया होता, अगर हमारा प्रिंसिपल 1,000 रुपया होता, तो हमको इंटरेस्ट कितना मिलता 2.5 साल के बाद 10% पे 2705, 217.5, लेकिन इंटरेस्ट कितना क्वेश्चन में दिया है 1623, तो कहोगे कितना गुना है 6 गुना है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, देखो कितने आसानी से हमारा आंसर आ गया। अब देखो अगर यही आपको पता होता, डायरेक्ट लिख देते कि आप, अगर हमारा 1,000 अमाउंट होता, या आप इस तरह से भी करो, अगर आप कहो कि अगर आप 100 लेके चलोगे तो आपको पता 1 साल बाद अमाउंट कितना मिलेगा, 1 साल में कितना मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 10, 2 साल के अंत में 21 हो जाएगा, दोनों साल को मिला के, तो आप कहोगे 2 साल में तो 21 मिल जाएगा। तीसरे साल में कितना मिलता है, तीसरे साल के देखो 3 साल मिला के हमको पता है कि 33 दशमलव कितना हो जाता है 1, तो 33.1 होता है ना, हमको इतना पता है 33.1 होता है। तो 2 साल के अंत में कितना मिलेगा हमको पता है 12.1 मिल जाता है। लेकिन हमको क्या पता है कि हमको यह पता है कि मतलब इसका हम क्या करेंगे, आधा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको आधे साल के लिए निकालना है, तो इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 6.05%, तो इस 6.05 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा 21.6.05, इसको ऐड कर दोगे तो 27.05 मिल जाएगा। अब चूंकि यहाँ हमारा 100 है तो यह कितना मिलेगा 60 मिलेगा, तो 60 में 100 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 6,000। हमारा प्रिंसिपल जो आएगा वह कितना होगा 6,000। किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो इन चारों तरीकों में से। ठीक है, तो अगर आप देखो यही फ़ायदा होता है कि अगर अलग अलग तरीके जानते हो तो आप बड़े आसानी से
क्या है कि कोई भी एक इस तरह के अप्लाई करके निकाल लोगे। अगर आप फार्मूलाज करोगे तो फिर वहाँ पे इनिवेटिवली आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया है कि 25,000 रुपये की धनराशि 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 माह संयोजित किया जाता है, यानी कंपाउंडेड 8 मंथली। ठीक है, कैसे करोगे देखो, पहले हमको रेट और टाइम लिखने आना चाहिए। देखो रेट हमारा दिया है 12% पर एनम, तो 12% पर एनम का क्या मतलब, यह 12 महीने का है। यह जो रेट है 12 महीने का है। ठीक है, 12 महीने 12%, तो हमको 8 मंथ का निकालना है। या आप ऐसा लिख सकते हो कि 8 महीने का निकालना है तो 8/12 कर दिया करो, बस सिंपल सा 12%। तो कितना हो जाएगा, 12 से 12 काट दो तो सीधा आपको मिल जाएगा 8%। और जब टाइम लिखा करो, 2 साल है ना, तो टाइम लिखा करो तो 2 साल में कितने महीने होंगे, आप कहोगे 24 महीना। और 8 महीने पर अगर हमको कंपाउंड करना है तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, 8 तरीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 बार, 3 टाइम्स क्या होगा, कंपाउंड होगा। ठीक, यानी हम क्या करते हैं, उसमें जितना महीना होता है उसमें से 8 का डिवाइड कर देते हैं, और उसमें क्या करेंगे, दूसरे वाले में 8 में 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बस आपको ऐसा सोचना होगा कि अगर हमारा 2 साल है तो 24 महीना होगा, तो 24 महीने में 8 कितनी बार, 8 का कितना फैक्ट बनेगा फैक्टर, तो आप कहोगे 3 बार, 3 ग्रुप होगा जो 8-8 महीने का होगा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट का क्या होगा कि हम पूरे साल भर का है, तो हम 8 महीने का निकाल रहे हैं, तो हमारा हमारा 12 महीने का इंटरेस्ट हमको 12% दिया है, तो 8 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहोगे 12 महीने का इंटरेस्ट 12% है, 1 महीने का कितना होगा 1%, तो 8 महीने का कितना होगा 8% होगा। या आप अगर अब आपको ऐसे नहीं समझ तो आप कहोगे 8% है तो 12% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 कर देना। ठीक है, तो अगर इतना क्लियर हो गया कि हमने रेट और टाइम लिख लिया, तो अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, हमको बताना है कि क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 माह संयोजित करना है। ठीक है, हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो हमको दिया है प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 25,000 रुपया। 25,000 रुपये, देखो फार्मूले में बताता हूँ, रेट हमारा कितना हो गया 8%, और टाइम कितना होगा 3। ठीक है, तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि आपको जब भी CI/SI आप पढ़ोगे, CI खासतौर पढ़ोगे, तो आपको क्यूब याद होना चाहिए। देखो अगर अभी इसी को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/8 है ना, इसको लिखोगे 2/25, ये 27/25 हो जाएगा। अब 25 देखो यहाँ पे लिख देते पहले, 25,000 गुणे 27 का क्यूब बटा में 25 का क्यूब। अब 27 का क्यूब अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर, या 25 का क्यूब आपको याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा। देखो 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625। ठीक है, और 27 का क्यूब कितना होता है, 19,683। या अगर वैसे नहीं आ रहा तो आप क्या करो, एक एक काट लो, इसको 25,000 लिख रहने दो, ऊपर कितना है 19,683 होता है, और यह 15,625 होता है। तो 25 को अगर आप इस तरह से लिख के काट सकते हो, आप 25 से काट देंगे तो यह मिल जाएगा कितना, 1,000। एक बार 25 से काट देंगे तो यह कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, एक जीरो भी रहने दो, 5, यह कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ नीचे 5 है ना, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो तो यह 10 हो जाएगा, जितना आएगा पॉइंट लगा देंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 4। और कितना हो जाए 77, और 8 एकम 8 और 8 7 15। तो इतना हो गया, और हमने बोला कि इस पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे 1 दशमलव लगा देना, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 8 2 9 4 30 1 31, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ये हमको मिला कितना, 31 4 49 8। तो हमको क्या हमसे पूछा था कि बताइए कि ब्याज कितना होगा, ब्याज निकालना था। तो 25,000 हमारे यह था, हमको प्रिंसिपल कितना मिला, प्रिंसिपल हमारा 25,000 था, हमको अमाउंट मिला 31,000। तो ब्याज निकाल लो,
सॉरी उल्टा लिख दिया, 0.8, तो 0.8 कोई किसी में नहीं आ रहा क्योंकि देखो निकटतम रुपये में निकालना है ना, ठीक है। यह 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, 4, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,492 रुपया। कौन सा कोई ऑप्शन है इसमें? तो देखो 92 है ना, तो 0.8 है ना, तो इसको एक बढ़ा के लिख सकते हो, 6,493। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा। देखिए कुछ क्वेश्चन देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है कि क्योंकि अगर आप इस साल का यानी 2020 का अगर सीजल का पेपर आप देखना तो आपको मिलेगा कि अब 50% से प्लस क्वेश्चन है, 60% लगभग जो वेटेज है वह कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर किरण की बुक सॉल्व करना प्रीवियस ईयर की, यानी मैं कहूँगा कि आप 2016-17 तक के भी 17 छोड़ दीजिए 16 तक अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन कंपेरेटिवली ईजी मिलेगा, यानी कैलकुलेशन इतना नहीं करना पड़ेगा। तो देखो आप सीआई में कभी भी कैलकुलेशन से नहीं बच पाओगे, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, इससे बचने के लिए आप ज़रूर टेबल याद कर सकते हो या आप थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किल अच्छी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव है, ठीक है, लेकिन इसको हम कैसे बचा सकते हैं समय वह देखेंगे। कि दिया है, पूछ रहा है कि हमसे डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 5,000 पे हमको बताना कि अगर हम 1/4% से 8% पर एनम पे कंपाउंड करें ईयरली और हाफ ईयरली, यानी अगर हम 5,000 रुपये को, ठीक है, 1/4 साल के लिए ईयरली और हाफ ईयरली अगर हम कंपाउंड करें तो हमको बताना है कि जो इनके बीच में जो इंटरेस्ट मिलेगा हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, उसका अंतर क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, पहले हमको रेट और टाइम लिखने आना चाहिए। अगर हम कहें हाफ ईयरली अगर हम कंपाउंड कर रहे हैं और ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो रेट देखो, रेट क्या है, यहाँ पे 8% होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कितना है 1/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 गुना कितना होगा इसका। तो इसके दोगुने में देखो बहुत से लोग गलती कर देते हैं, इसको लिख देंगे 2, ठीक है, इसका 2 गुना करके बस 1/4 लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका 2 गुना जब होगा तो पूरे नंबर का 2 गुना होगा। मतलब हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 1 सही 1 प्लस 1/4, और जब इसका 2 गुना करोगे तो यह कितना मिलेगा नंबर 2 प्लस 1/2, फिर इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से इसका 2 गुना या 3 गुना जो भी मतलब मिक्स फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लाई करना हो तो इसका ध्यान देना है हमेशा। यह हमारा हो गया टाइम। अब बताओ, एक तरीका है कि मैं इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, मान लो 5,000 रुपया है तो हम कहें 5,000 रुपया का अमाउंट जो आएगा वह कितना होगा 4/100 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 1/2 अपान में 100 माइनस 5,000, यानी हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्रिंसिपल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा सीआई आ जाएगा इस तरीके से। और दूसरे तरीके से अगर हम सीआई निकलेंगे तो वो कितना आ जाएगा 5,000 प्लस 1 8% है ना 8% बटा में 100 सॉरी 1 हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1/4 डिवाइड बाई 100 और माइनस प्रिंसिपल अमाउंट घटा देंगे तो ये फिर हमको सीआई मिलेगा। ये हमारा सीआई हो गया। अब इतना हम सॉल्व करके फिर क्या करें, हम इसमें से कोई ना कोई आंसर निकालेंगे, यानी हमारा सीआई का आंसर होगा। तो देखो फार्मूले से करने का यही दिक्कत होता है कि फिर आपको बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखो हम बेसिक से कैसे करेंगे, हम बिल्कुल ब्रेक कर लेते हैं तो उससे हमको बड़े आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम हटा देते हैं, इतना हमको करने की ज़रूरत नहीं है सब। एक सेकंड रुकना, ध्यान से समझना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि चलो हम मान लेते हैं 4% है ना, तो हमने क्या यहाँ पे कितना आया था 1/2। अब 4% नंबर थोड़ा सा आप केयरफुली चूज करना, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर आप प्रिंसिपल 100 लेते हो, प्रिंसिपल अगर आप मान लो 100 ले लेते हो या 1,000 लेते हो तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि 4% की वैल्यू कितना होती है 1/25 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। उसी तरह जब हम 8,000 करेंगे तब भी हमको दिक्कत होगा ना।
तो इससे अच्छा कि 1/25 आएगा, इसमें भी 12.5% होता है। तो जो हमारा दिया है 25 यानी 5,000, यह क्या 25 का मल्टीपल है, तो हम इसी को ले लेंगे, हमारे लिए आसान होगा। तो 5,000 ले लेते हैं। देखो 5,000 ले लेते हैं। देखो इसका 2 साल के लिए हमको करना पड़ेगा। पहले साल के लिए अगर 4% के हिसाब से करोगे 25 के, यानी 25 1/4% वैल्यू कितना होती है 1/25, तो यह कितना देगा 200। ठीक है, दूसरे साल कितना मिलेगा 200, और इस 200 पे परसेंट पे हमको क्या है, इस 200 पे हमको भी 4% से ब्याज मिलेगा। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अब एक चीज़ समझना, अगर मान लो पूरा पूरा 3 साल होता, अगर ये 2.5 साल नहीं होता तो 3 साल होता, तो उस पूरे 1 साल के लिए कितना ब्याज मिलता आपका, तो इस पे 200 रुपया, फिर इस 200 पे 4% 8 रुपया, फिर इस 8% पे 4% कितना हो जाएगा 0.32, और फिर इस 200 पे भी मिलता था हमको 8 रुपये मिलता। यह पूरे कितने, अगर पूरा तीसरा साल अगर हमको काउंट करना होता, लेकिन हमको पता पूरे 3 साल के लिए 1 साल के लिए नहीं काउंट करना पड़ रहा है, क्योंकि केवल आधे साल के लिए कर रहे हैं, यानी हाफ ईयर, तो हम आधे से डिवाइड कर देंगे। तो ब्याज कितना मिलेगा, CI कितना होगा आपको, होगा 200 200 400 408 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 8 8 16 216 दशमलव में 3 2, इसको 2 से डिवाइड कर दो, यह कितना में देगा, हो जाएगा यह 408 प्लस यह कितना हुआ 10 10 108 दशमलव में 16 दिन 32। ठीक है, तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 6 1 और 1 5 516 दशमलव में 16 आ जाएगा। तो अगर हम हाफ ईयरली संयोजित करते हैं तो हमको 516.16 मिलेगा, और अगर ईयरली का संयोग करते हैं तो देखो कितना मिलेगा 5,000 है, 8% से 1 साल के लिए करोगे तो कितना मिलेगा, 8% से करोगे तो 400 रुपये होगा। और अगले साल अगर मान लो 1/4 ईयर, 1 नहीं करना होता 4, यानी क्वार्टर नहीं करना होता, पूरे साल के लिए काउंट करना होता, पूरे साल के लिए करना होता तो कितना मिलता 400 रुपया मिलता, और फिर इस पे 8% मिलता, तो आप कहते 32 रुपया मिलेगा। लेकिन हुआ क्या कि हम पूरे साल भर के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल 1/4 महीने समय के लिए कर रहे हैं, यानी क्वार्टरली काउंट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा CI कितना होगा, CI आप कहोगे 400 प्लस या 432 का 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 432 का 1/4 करोगे तो 108 हो जाएगा। ये कितना मिल जाएगा 508। तो ये बताइए 508 हो गया, या कितना हुआ 516.16। तो अगर हम आपसे डिफरेंस पूछें तो कितना होगा, आप कहोगे 8.16। ठीक है, तो अगर यह तरीका जो अभी हम पीछे कर रहे थे फार्मूले से, वह कितना बड़ा हो जाएगा। देखो हो सकता है कि आपको यह अभी लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जब एक बार आप तरीका सीख जाओगे ना तो चीज़ों को ओरल करने लगोगे। ठीक है, जैसे आप इतना अगर 5,000 पे आपको 4% निकालना होगा तो आपको होगे 2 साल का, तो हम निकाल सकते हैं 200 पे 8 मिल जाएगा, तो आपका होगा कितना 408, या तुरंत कर लोगे। और इस पे निकालना है तो आप इस पे काउंट करोगे, इसका आधा करके ऐड कर लोगे, तो बहुत ज़्यादा समय लगे। हाँ फिर भी आपका लगेगा, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट तो आपको उसमें लग ही जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन अच्छा कर लेते हो तो 40 से 45 सेकंड में आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यार रहने देते हैं, इस वीडियो में केवल यहीं तक रखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो आगे लंबी हो जाएगी। अब हमको एक कॉन्सेप्ट बताना, जैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़े थे। ठीक है, जैसे हम लोग हमने वहाँ पे पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट में, कि अगर कोई राशि 2 वर्षों में मान लो 4 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 8 गुनी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसको हम समझेंगे। और हमारा जो सबसे मेजर पोर्शन अभी बचा है इंस्टॉलमेंट, उसको हम अगले वीडियो में इंस्टॉलमेंट कवर करेंगे। और अगले वीडियो में हम कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिनमें, ठीक है, SI और CI को दोनों को मिलाकर क्वेश्चन जिसमें बनता है उसको हम करेंगे। तो हमारी अगली वीडियो में होगा। तो इस वीडियो में इसके और यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।